दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आया हुआ था अदालत। तो यहाँ सीनियर एडवोकेट दिनेश राय द्विवेदी साहब हैं। तो इनसे अ, अ, जानेंगे आजकल जो देश में जो हालात चल रहे हैं। जैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, जैसे गाली गलौज का मामला। इससे पहले जस्टिस जो गवई थे उन पे जूता उछाला गया। तो हाई कोर्ट के वकील हैं, इनसे बेहतर इन चीज़ों पे राय मेरे ख्याल से कोई रखने वाला था नहीं। तो आज इनसे जानेंगे सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी जो गाली गलौज हुई है सीजे के लिए। एक वकील गाली गलौज करे कोर्ट में जाकर जज को, ये कोई अच्छी बात नहीं। और ये अच्छी इसलिए नहीं है कि इससे कोर्ट की प्रतिष्ठा घटती है, डेकोरम खत्म होता है और हम वकीलों की भी प्रतिष्ठा उसके साथ जुड़ी रहती है। अगर कोर्ट का डेकोरम खत्म होता है तो हम वकीलों का भी डेकोरम खत्म। इसलिए इस तरह की घटनाएं अत्यधिक विचारणीय है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से पूरी जुडिशरी की, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उस पूरी न्याय व्यवस्था की जो छवि है वो खराब होती है। और ये इसलिए खराब होती है कि लोग जान जाते हैं कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, साधारण आदमी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वकील की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वकील होते हुए भी, सारी बातों को जानते हुए भी, वो चीफ जज को अपमानित करता है, वो किसी कोर्ट में जाकर के जज को अपमानित करता है। इसका मतलब ये है कि उसका पारा आपे से बाहर हो चुका है। वो जानता है कि न्याय नहीं मिल रहा, वो जानता है कि जुडिशरी जानबूझ के न्याय नहीं दे रही, जुडिशरी अपने संबंधों के आधार पर न्याय दे रही है। अभी एक हाईकोर्ट जज ने जजमेंट दे दिया कि साहब वो किसी स्त्री के स्तन को दबाना और ये इस तरह की हरकत करना जो है बलात्कार का प्रयास करना नहीं है। अगर ये बलात्कार का प्रयास नहीं है तो क्या है? बलात्कार केवल यही नहीं होता। बलात्कार अगर किसी के साथ जबरन कोई भी यौन हरकत की जाए तो बलात्कार है। तो इस तरह के फैसले देना समझ में नहीं आता कि क्यों दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं पक्षपात है, और ये पक्षपात ही इन वकीलों को या मौकिलों को इस हद तक उकसाता है। और जज भी जान रहा है, चीफ जज जान रहा है कि ये क्यों उकसा है। वो जानता है कि हमारी जुडिशरी इसी लायक है, इसलिए वो उसको कोई सजा भी नहीं देता, उसको माफ कर देता है। उसने कहा कि जाने दो, फ्रस्ट्रेट है। तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह तो फ्रस्ट्रेशन की वजह यही है कि जुडिशरी न्याय नहीं दे पा रही है। और आज न्याय जो हो रहा है हम यहाँ देख रहे हैं, जिला अदालत में देख रहे हैं, 20 साल तक मुकदमा चलता रहा। हम कहते रहे सर इसमें सुनवाई कीजिए, सुनवाई कीजिए। जटिल मुकदमा है तो हर जज उसमें तारीख दे के उसको सरका देता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, फिर दूसरा आता है उसका भी ट्रांसफर हो जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने डंडा चलाया कि साहब पुराने मुकदमे निकालिए, तो वो जो है जो काम 8 या 10 पेशियों में होना चाहिए तो उसको एक ही पेशे में कर डालना चाहते हैं। तो अब ये जो टारगेट किलिंग हो रही है मुकदमों की, इसमें मुकदमे नहीं फैसले हो रहे बल्कि घास कट रही है कि बस हमको तो ये मैदान साफ करना है, मैदान साफ करना है। तो ऐसे तैसे यहाँ लेबर कोर्ट में एक जज ने, जो पिछली बार था, आपको तो मैं नाम भी बता दूं, उस जज ने 2500 केस केवल इसलिए खारिज कर दिए कि इसके रेफरेंस में डेट गलत है। हाई कोर्ट से वो सारे के सारे लौट करके आ रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट कह रहा है कि ये काम तो जज खुद कर सकता था। तो केवल उसने अपना टारगेट पूरा करने के लिए 50 मुकदमे यहाँ से निपटा दिए। अब हम हाई कोर्ट गए, वहाँ एक मौकिल 20,000 रुपए खर्च करके आया है और उस मुकदमे को वापस लेके आया है यहाँ। अब वापस उसी अदालत में उतने ही मुकदमे सुनवाई हो रही है। तो टारगेट से क्या फायदा हुआ? मुकदमा तो वहाँ का वही है। आप अंदर के ही आदमी हैं, तो इसमें कोई सुधार के लिए आपके पास। सुधार के लिए तो सरकार को जुडिशरी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जितनी जरूरत है उतनी न तो हाई कोर्ट में जजेज है, न सुप्रीम कोर्ट में जजेज है। चीन की आबादी आज की तारीख में हिंदुस्तान से कम है। वहाँ बराबर थी ये हाँ बराबर सी है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 300 जज हैं, यहाँ कितने हैं? यहाँ 50 भी नहीं है, 52। तो क्या मतलब है? आप इतने बड़े थे और लिटिगेशन, यहाँ वहाँ भी लिटिगेशन है, यहाँ भी लिटिगेशन है।
तो अगर आप पर्याप्त अदालतें नहीं खोलेंगे तो समय से मुकदमा कैसे डिसाइड होगा? फिर तो ऐसे ही घास कटेगी, न्याय नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि फिर लोग सड़कों पे उतरेंगे, क्राइम बढ़ेंगे, फिर आप लोगों का दमन करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है सरकार खुद चाहती है कि सारी घटनाएं बढ़े। सरकार के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाए। नहीं, मुझे लगता है, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ भाई, सरकार को कदम सीरियसली उठाना चाहिए, क्योंकि इससे क्राइम बढ़ रहे हैं। अच्छा, निचली अदालतों में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें अरे आती रहती कहाँ नहीं है, निचली अदालतों में तो आज से नहीं, हमेशा से मौजूद रहा है, हमेशा से फेवर करते हैं लोग। हाई कोर्ट में आप किसी से जाके पूछ लो, आधे से ज्यादा वकील ये कहते मिलेंगे कि यार कोई फेवर का जज आएगा जब मुकदमे को सुनवाई के लिए लगवाएंगे। क्या है ये? है? तो सबको पता है, सारे जजेज को पता है कि उनके यहाँ मुकदमा कैसे लगता है। उन्हीं जजेज के रिश्तेदार उसी अदालत में वो पैरवी कर रहे हैं, उनके सामने नहीं करते, किसी दूसरे जज के सामने करते हैं। और दूसरे, क्योंकि वो उस जज का कोई रिश्तेदार को दूसरा फेवर कर रहा होता है, इसलिए वो भी उसको फेवर कर रहा होता है। ये चल रहा है सारे हाई कोर्ट्स में, चल रहा है। इसी तरह से एसआईआर को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया उस पे भी। एसआईआर का तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए था, मुकम्मल फैसला देना चाहिए था। पिछले 20 सालों में या 25 सालों में जितनी भी वोटर लिस्टें बनी है, अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम है तो आपने ये मान लिया कि ये वोटर है, इसलिए आपने उसका नाम रखा। अब अगर उसका नाम हटाते हो तो आपको उस वोटर को मौका देना पड़ेगा। आपने वोटर को ही जो है कह दिया कि तू साबित कर कि तू वोटर है। अरे वो क्यों साबित करे? आप साबित करो कि वोटर नहीं है। तो ये जो कानून का मूल सिद्धांत है, उससे ही जो है आपका चुनाव आयोग पीछे हट गया। कानून के जो मूल सिद्धांत है, जुरिस्प्रूडेंस का जो मूल सिद्धांत है न्याय शास्त्र का, उससे उलट काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि, और मुझे तो लगता है इंटेंशनली किया जा रहा है, लोगों को टारगेट। हाँ, आज के उसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है सीपीएम के राज्यसभा सदस्य, आप आज का पढ़िए, उन्होंने यही कहा कि एसआईआर में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जानबूझ करके लोगों को गैर नागरिक बना देने का संकट खड़ा किया जा रहा है, कि जो है एक बड़ी आबादी, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी को सीधे सीधे गैर नागरिक घोषित कर दिया जाए। ये अवस्था आ गई है, उसने साफ कहा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। मैंने उसका संक्षेप जो है मेरे फेसबुक पर पेश भी किया है आज। दोस्तों ये वकील एडवोकेट तो हैं सीनियर, इसके अलावा ये तीसरा खंबा नाम से एक वेबसाइट भी चलाते हैं। तो उसमें ये इन्हीं चीज़ों के बारे में लेख वगैरह लिखते रहते हैं, फेसबुक पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कहानियाँ वगैरह भी। और एक थोड़ी सी सर अगर टाइम हो आपके पास तो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कानून के अंदर या संविधान के अंदर जैसे कोई क्रिमिनल है तो उसको सजा अदालत को देनी है। पुलिस का काम है कि वो अदालत में उसको पेश करे, ना कि उसका मतलब। तो ये जो बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है अपने राजस्थान में भी शुरू हो गई, यूपी में तो चली रही थी, इसके अलावा राजस्थान में अभी सुकेत में 2 मुस्लिम नौजवानों के इसी आधार पे कि वो क्रिमिनल बता के उनको या रहे होंगे, लेकिन उनके घर बुलडोज कर दिए। इससे पहले जो अरंडखेड़ा में यहीं पे अपने शांतिया गुजर नाम का एक मतलब अब क्रिमिनल तो अब अदालत को करना है तय कि वो है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे उसके भी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया है। तो वो तो इलीगल, तो उस बस्ती में और भी मकान रहे होंगे ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसलों में साफ कहा है कि किसी क्रिमिनल की भी प्रॉपर्टी को इसलिए नहीं गिराया जा सकता वो क्रिमिनल है। और अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को गिराते हो, इसलिए गिराते हो कि वो अवैध प्रॉपर्टी है, तो भी उसको नोटिस देके गिराओगे। लेकिन पुलिस जानती है, व्यवस्था जानती है कि हमारी अदालतें नाकारा है, कुछ होगा। वहाँ अगर ये शिकायत भी करने जाएगा तो कम से कम जो है वो इसको 20 बरस लग जाएंगे। इसलिए, और तब तक हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो सरकार की बात मान रहे हैं, तो हम पे क्या इल्जाम आएगा? तो वो
संविधान के अनुसार सरकारी कर्मचारी, पुलिस और आईएएस, आईपीएस, ये तमाम जिनको संविधान के अनुसार अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, वो संविधान के अनुसार अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, बल्कि राजनेताओं के कहे के अनुसार ड्यूटी कर रहे हैं। अगर कभी ये सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आएगी, तो ये सब संकट में पड़ने वाले हैं। तो ये जो पुलिस चला रही है ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के नाम से, यानी इसको ध्वस्त करने के नाम से, तो इसमें पुलिस फंसेगी या मतलब लोकल प्रशासन जैसे नगर पालिका वगैरह की जो एजेंसियां हैं? जी, सभी फंसेंगे, पुलिस भी फंसेगी, ये भी फंसेंगे, क्योंकि ये असल में तो ये खुद क्रिमिनल वर्क कर रहे हैं, इलीगल। ये क्राइम को घटा नहीं रहे हैं, बल्कि खुद क्राइम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना, मतलब ये जो कुछ भी अभी हालात चल रहे हैं, तो इनका तीसरा खंबा जो वेबसाइट है वो जरूर खोल के देखें, उसमें इस तरह की बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी। मैं दिनेश राय जी, मैं आपका ठीक से परिचय नहीं दे सका, आप एक बार जी। मुझे लोग वैसे भी जानते हैं, मैं नहीं, नहीं, दिनेश फिर भी द्विवेदी एडवोकेट हूँ और लगभग 48 साल मुझे हो गए वकालत करते हैं। ज़्यादातर मजदूरों की वकालत की है, गरीबों की वकालत की है, और ऐसा नहीं है बड़े लोगों की वकालत की है, आज भी करता हूँ। असल में हम लड़ते हैं न्याय के लिए वकील, और हम न्याय व्यवस्था के एक मुख्य अंग हैं। तो हम ये मान के चलना चाहिए कि हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और हम जजेस को भी कहते हैं कि साहब आप और हम दोनों न्याय के निमित्त हैं। चाहे आपको तनख्वाह मिलती है, हमको मौकिल फीस देता है, लेकिन हैं दोनों इसी के निमित्त। और इसके साथ चूंकि शुरू से शौक है, इसलिए कविता, कहानी ये सब लिखते रहे हैं और आर्टिकल्स भी लिखते रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये आंदोलनों में और ये जो मैं धरने पे आता रहता हूँ, ये जो जेके फैक्ट्री के मजदूरों का, और इससे पहले किसान आंदोलन, तो उसमें भी इनकी भागीदारी रही, और उसी नाते में महेंद्र जी के साथ में ये हैं, तो उस नाते मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कभी उस नाते मेरा इनसे परिचय नहीं था कि ये कितने बड़े वकील हैं, और मतलब एक दोस्त के नाते और एक जो है उस आंदोलन के नाते। तो मैं दिनेश राय जी आपका बहुत बहुत मेरी बेटी भी वकील है। अगर वकील बन के आया ना, तो उसमें और हम में 50 साल वाले वकील में कोई फर्क नहीं। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। मैं भाई साहब दिनेश राय जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के साथ में। धन्यवाद।